नमस्कार साथियों, आज हम जेपीएससी पेपर 2 अर्थात झारखंड स्पेशल का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ प्रश्न जेपीएससी की पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं, जबकि कुछ प्रश्न परीक्षा के संभावित पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए। इसलिए मेरी आप सभी से एक छोटी सी अपील है, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पहले स्वयं उत्तर सोचिए, फिर अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। हाँ, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का झारखंड स्पेशल। तो आपका सवाल कहता है, नागवंशी शासन में गांव के मुखिया अर्थात मुंडा द्वारा इकट्ठा किया गया कर किसके माध्यम से राजा तक पहुंचाया जाता था? ऑप्शन नंबर ए दीवान, ऑप्शन नंबर बी महतो या मानकी, ऑप्शन नंबर सी भंडारी, ऑप्शन नंबर डी बरकंदाज। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दीवान होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी महतो या मानकी होगा, कि ऑप्शन नंबर सी भंडारी होगा, कि ऑप्शन नंबर डी बरकंदाज होगा। जो भी इसका आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर को लिखें। ऑप्शन नंबर बी महतो या मानकी, महतो या मानकी। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। गांव का मुंडा जो है कर एकत्र करके महतो या मानकू को देता था। किसको देता? महतो या मानकी को देता था। कौन? गांव का जो मुंडा है, गांव का जो मुंडा है वो क्या करके? कर एकत्र करके महतो या मानकी को देता है और उसे राजा या दीवान तक पहुंचाते थे। जो उसे कहां तक? राजा या जो उसे राजा या दीवान तक क्या करते थे? पहुंचाते थे। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये दीवान की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सीधे गांव गांव जाकर कर जो है एकत्र नहीं करता था। दीवान जो है सीधे गांव गांव जाकर, सीधे सीधे लिखा गया, सीधे गांव गांव जाकर कर एकत्र नहीं करते थे, या कर एकत्र नहीं करता था। कौन? दीवान जो है गांव गांव जाकर कर जो यानी कि टैक्स को एकत्र मतलब कि जमा नहीं करता था। ऑप्शन नंबर सी की भंडारी की हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या था? राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले गांव, जिसे खास महल, उसको इसमें क्या होता था? अनाज संभालता था। राजा जो है इसमें, राजा जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले गांवों में क्या करता था? अनाज संभालता था, अनाज संभालता था। ऑप्शन नंबर डी की हम बात करते हैं बरकंदाज। ये क्या था? सिपाही या सुरक्षा गार्ड होता था। सिपाही या सुरक्षा गार्ड होता था। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको कहता है, नागवंशी राजा द्वारा अपने भाइयों या रिश्तेदारों को जीविका चलाने के लिए दिए गए क्षेत्र या जमीन को क्या कहा जाता था? यानी कि जीवन यापन के लिए जो क्षेत्र जो दिया जाता था या जमीन दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए भूहियरी जमीन, ऑप्शन नंबर बी खुटकटी जमीन, ऑप्शन नंबर सी खोरपोश जमीन, ऑप्शन नंबर डी राजहंस जमीन। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? राजहंस जमीन। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी खोरपोश जमीन, ऑप्शन नंबर सी खोरपोश जमीन। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। राजा जो है अपने छोटे भाइयों के लिए, राजा अपने किसके? छोटे भाइयों के लिए। किसके लिए? छोटे भाइयों के लिए, भरण पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए जो क्या देता था? जागीर देता था। उसे क्या कहा गया? खोरपोश कहा गया। क्या कहा गया? खोरपोश कहा गया। और एक बात और,
छोटे भाइयों को राजा जो है यहाँ पे क्या कह के संबोधित किया है, लाल कह के, क्या कह के, लाल कह के। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, लाल कह के संबोधित किया है। बाकी हम लोग अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए भुइयारी जमीन की हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो था उरांव या मुंडा मूल निवासियों की जमीन है, उरांव या मुंडा मूल निवासियों की जमीन, मूल निवासियों की क्या जमीन, चाहे भूयरी जमीन कहलाता है। खुदकटी जमीन की बात करेंगे हम लोग। मुंडाओं द्वारा तैयार की गई पारिवारिक खेती योग्य जमीन, किसके द्वारा, मुंडाओं द्वारा, मुंडाओं द्वारा तैयार की गई, तैयार की गई पारिवारिक खेती योग्य जो जमीन, पारिवारिक खेती योग्य जमीन, इसे क्या कहा गया है, खुदकटी जमीन कहा गया है। राजहंस जमीन की बात कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। राजा के व्यक्तिगत उपयोग और आय वाली जमीन, राजा के व्यक्तिगत उपयोग और आय वाली जमीन, आय वाली जमीन। चलिए लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी शासन व्यवस्था में, नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी का क्या मुख्य कार्य होता था। ऑप्शन नंबर ए सेना का संचालन करना, ऑप्शन नंबर बी राजा के गांव में खेती करवाना और अनाज या कर का भंडारण देखना, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। तो अब जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी राजा के गांव में खेती करवाना और अनाज या कर का भंडारण देखना। तो आपका देखिए आप सवाल में ही लिखा हुआ नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी का क्या मुख्य कार्य होता था। भंडारी, भंडार घर की हम लोग बात कर रहे हैं, अनाज जहां पे रखा जाता है भंडारण की हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो जितना यहाँ पे ऑप्शन जो बताया जाता है सारे ऑप्शन को आप विश्लेषण को जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि कुछ वैसे सवाल होते हैं जो कि आगे चल करके काम आएगा, आपका ऑप्शन वाला ही सारा काम आएगा। तो चलिए इसके बाद इसके विश्लेषण को देखते हैं। राजा के गांव में खेती करवाना और अनाज या कर का भंडारण देखना। भंडारी जो है राजा के निजी गांव जिसे राजहंस जमीन में खेती की देखरेख और अनाज के भंडारण का काम देखता था। भंडारी जो है राजा के निजी गांव में, राजा के निजी गांव में, जिसे क्या कहा गया है, राजहंस जमीन कहा गया। क्या कहा गया है, राजहंस जमीन कहा गया है। यहाँ पे क्या करता है, खेती की देखरेख, खेती की देखरेख और अनाज के भंडारण का कार्य को देखता था, और अनाज के भंडारण का काम देखता था। बाकी अन्य विश्लेषण की भी मतलब अन्य ऑप्शंस की भी हम चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये सेना का संचालन करना, तो ये कार्य जो था सेनापति का था, सेना का जो कार्य संचालन करना जो है सेनापति का ये काम था। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं अंग्रेजों से बातचीत करना, यानी कि यह कार्य किसका था, वकील या दीवान का था। यह कार्य जो है वकील या दीवान का था। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं न्यायाधीश के रूप में वो कार्य करना, यानी कि वह कार्य जो है स्वयं राजा है उसके न्यायिक अधिकारियों करते थे, यानी कि स्वयं राजा या उसके न्यायिक अधिकारियों का था, अधिकारियों का था। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में पारंपरिक मुंडा व्यवस्था की किस मुख्य विशेषता को बनाए रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए गढ़ और पढ़ा की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी अस्थाई सेना का गठन, ऑप्शन नंबर सी नियमित व्यावसायिक कर, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी कानून का पालन। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपने अपने सवाल का उत्तर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए गढ़ और पढ़ा की व्यवस्था। तो चलिए इसकी विश्लेषण की हम लोग बात करते हैं, विश्लेषण देखते हैं। नागवंशियों ने मुंडाओं के सामाजिक प्रशासनिक ढांचे, किसके सामाजिक प्रशासनिक ढांचे, गढ़ यानी कि किले और पढ़ा यानी कि गांव के समूह को यथावत क्या किया था, बनाए रखा था। यानी कि लोग कह सकते हैं कि नागवंशियों ने मुंडाओं के
किसके? मुंडाओं के। सामाजिक प्रशासनिक ढांचे यानी इसमें बोल सकते गढ़। गढ़ का मतलब क्या? किले की हम लोग बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? किले की बात कर रहे हैं। और पढ़ा की बात करते हैं। और पढ़ा अर्थात गांव का समूह को क्या किया? यथावत बनाए रखा। यथावत बनाए रखा यानी कि बरकरार रखा। अगले ऑप्शंस के हम लोग विकल्प को देखते हैं। बाकी जितना भी यहाँ पे विकल्प सब लोग विश्लेषण को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी सेना का गठन। ऑप्शन नंबर बी और सी हम दोनों एक साथ बात करेंगे। सी का था नियमित व्यवसायिक कर की हम लोग बात करें, यानी कि नागवंशियों के पास शुरुआती दौर में न तो अस्थायी सेना थी और न ही नियमित व्यवसायिक कर। न ही अस्थायी सेना थी और न ही नियमित व्यवसायिक कर। नियमित व्यवसायिक कर। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, अंग्रेजी कानून का पालन। तो अंग्रेजी कानून जो है बहुत बाद में यानी कि 18वीं से 19वीं सदी में लागू हुआ। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था का औपचारिक अंत किस कानून या व्यवस्था के आने से हुआ? ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि सीएनटी एक्ट 1908 की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी बंदोबस्त 1793 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह 1831। ऑप्शन नंबर डी, विल्किंसन रूल 1837। तो चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी बंदोबस्त 1793 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। तो आपका सवाल क्या कहता है? नागवंशी शासन व्यवस्था का औपचारिक अंत किस कानून या व्यवस्था के आने से हुआ? तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के आने से हुआ। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देखते हैं। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त से नागवंशियों के प्रशासनिक न्यायिक अधिकार छीने। क्या क्या हुआ? नागवंशियों का यहां पे देखा जाए तो प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार छीना गया। अधिकार छीना गया। और 1950 के बिहार भूमि सुधार अधिनियम, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, जो किसको जमींदारी उन्मूलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जमींदारी उन्मूलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जमींदारी उन्मूलन कह सकते हैं। से इनका बचा खुचा जागीरदारी ढांचा भी पूरी तरह यहाँ पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अन्य विकल्प की विश्लेषण को देखते हैं। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो कि हम लोग सीएनटी एक्ट 1908 की बात कर लेते हैं। तो ये आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा कानून था। क्या था ये? भूमि अधिकारों की रक्षा कानून था। कौन? सीएनटी एक्ट 1908 की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये नागवंशी शासन का एक अंत का नहीं है। नागवंशी शासन के अंत का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, कोल विद्रोह की बात करते हैं, 1831 की बात करते हैं। एक प्रकार से जन विद्रोह था। एक क्या है? जन विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी, विल्किंसन रूल यानी हो देशम यानी कोल्हान क्षेत्र से संबंधित प्रशासन ढांचा था। यानी हम कह सकते हैं ये हो देशम यानी कि कोल्हान क्षेत्र में, कहा? हो देशम क्षेत्र से संबंधित प्रशासनिक ढांचा था। क्या था? प्रशासनिक ढांचा था। तो आपका सही जवाब क्या है यहाँ पे? अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी बंदोबस्त 1793 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की व्यवस्था के आने से नागवंशी शासन व्यवस्था का औपचारिक अंत यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, फनी मुकुट राय के समय नागवंशी राज्य 66 परगनों में विभाजित था। कथन दो, फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों यानी कि ब्राह्मणों, राजपूतों आदि को भी बसाया और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। कथन तीन,
नागवंशी राजाओं ने मुंडाओं की पड़हा पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर अपनी नई न्याय व्यवस्था लागू की। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थोड़ा सा पेचीदा मामला देखते मतलब दिख रहा है ये, तो जल्दी से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए सवाल को, उसके बाद आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आप लोग जल्दी से अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, पहले पढ़िए उसके बाद लिखिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। तो चलिए हम एक एक करके हम लोग हर कथन के हम लोग व्याख्या को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 मतलब कि कथन 1 की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात? कथन 1 और 2 सत्य है। देखते हैं कि फनी मुकुट राय के समय नागवंशी राज्य 66 परगनों में विभाजित था। ये बिल्कुल सही है, यानी कि फनी मुकुट राय ने 66 परगने बनाए और गैर आदिवासी जैसे कि भाव राय श्रीवास्तव को क्या बनाया? दीवान बनाया। इस प्रकार कथन क्या है हमारा? सही है। अब कथन 2 की हम लोग चर्चा करते हैं कि फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों अर्थात ब्राह्मणों, राजपूतों आदि को भी बसाया और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। तो ये भी क्या है? ये भी कथन आपका क्या है? कथन बी जो है, जल्दी से बताइए आप लोग, सही है। क्या है? कथन 2 जो आपका है यहाँ पर आपका सही है। बाकी और अन्य कथन की हम लोग बात करते हैं। नागवंशी राजाओं ने मुंडाओं की पड़हा पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर अपनी नई न्याय व्यवस्था लागू की। कथन आपका क्या है? गलत है। आपका सही जवाब क्या है? केवल 1 और 2 है। यहाँ पे नागवंशियों ने पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया बल्कि अपनाया था। यहाँ पे नागवंशियों ने क्या किया? पढ़ा व्यवस्था को समाप्त यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने बल्कि अपनाया था। किसको? पढ़ा पंचायत को उन्होंने, पढ़ा व्यवस्था को क्या किया? उन्होंने अपनाया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सूची 1 यानी कि नागवंशी शासक को सूची 2 राजधानी या स्थानांतरण से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया, सूची 2 में राजधानी के नाम दिए गए। ऑप्शन नंबर ए फनी मुकुट राय, इधर 1 में चुटिया लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी प्रताप राय, यहाँ कथन 2 या इधर 2 में क्या लिखा है? बोईसा लिखा गया है। दुर्जन साल यहाँ पे सुत्यांबे लिखा गया है। यदुनाथ सिंह पालकोट यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके अपने अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आप लोग जल्दी से अपने अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ए का 3, बी का 1, सी 2, डी 4। ऑप्शन नंबर बी ए का 1, बी का 3, सी 4, डी 2। ऑप्शन नंबर सी A3, B2, C1, D4। ऑप्शन नंबर डी A2, B4, C3, D1। ऑप्शन नंबर ए, चलिए हम लोग मिलान करते हैं। पहले हम लोग मिलान करेंगे। फनी मुकुट राय, आप लोग बहुत जैसे आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक है, उसमें सारा का सारा राजधानी वगैरह सारा चीज बताया गया है, इसलिए बोलते हैं कि सारा ऑप्शंस का मजा लेना है, सारे ऑप्शंस का विश्लेषण को देखना है। ऑप्शन मतलब कि ये फनी मुकुट राय की लोग बात करते हैं। तीसरा जो राजधानी था सुतियांबे, अब लोग मिलाइए इसमें ए का 3 और यहाँ पे सी में भी दिया गया ए का 3 प्रताप राय। प्रताप राय देखिए, प्रताप राय कहाँ? चुटिया। बी का 1 देखिए कहाँ कहाँ है, इसमें है, ए में है, B1, बाकी और कहीं है क्या? नहीं है। इससे तो साफ साफ पता चल जा रहा है, आप लोग तो एकदम आराम से बता सकते हैं। दुर्जन साल, दुर्जन साल का राजधानी कहाँ? दोईसा। बचा क्या? यदुनाथ सिंह पालकोट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा या पट्टी स्तर के राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आए बदलावों के संबंध में
कौन सा कथन असत्य है, यानी हम लोग यह छांटना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर ए, नागवंशी काल में मानकी को ही आगे चलकर भूहियर कहा जाने लगा। ऑप्शन नंबर बी, राजा ने भूहियरों को कोई नया कर देने के लिए बाध्य नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी, भूहियरी जमीन पर नागवंशी राजाओं द्वारा भारी भूमि कर वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर डी, मुगलों के आक्रमण के बाद स्वैच्छिक दानादि को मालगुजारी के रूप में नियमित कर बनाया गया। तो चलिए जल्दी से बताइए आप लोग अपने अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी, हम लोग एक एक करके हम लोग पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, नागवंशी काल में मानकी को ही आगे चलकर भूहियर कहा जाने लगा। ये कथन सत्य है, यहाँ छांटना को क्या है, सत्य। ये कथन आपका सत्य है, यानी मानकी पद ही कालांतर में भूहियर यानी कि मूल निवासियों के रूप में यहाँ पे जाना गया है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, राजा ने भूहियरों को कोई नया कर देने के लिए बाध्य नहीं किया गया था, यानी कि ये भी कथन आपका क्या है, सत्य। यानी कि नागवंशी राजाओं ने भूहियरों की पारंपरिक जमीन पर कोई नया कर नहीं लादा था। उस हिसाब से यहाँ असत्य बोल रहा है, इस हिसाब से क्या असत्य बोल रहा है, यानी कि ये भी क्या है, ये सही भले ही है लेकिन इसको हम गलत ही टिक करेंगे। क्या करेंगे, गलत ही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं हम लोग, भूहियरी जमीन पर नागवंशी राजाओं द्वारा भारी भूमि कर वसूला जाता था। ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। तो आपका वहां पे सवाल क्या कहता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा या पट्टी स्तर के राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आए बदलावों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य। क्यों असत्य है कि भूहियरी जमीन कर मुक्त या नाम मात्र स्वैच्छिक उपहार पर आधारित थी और इस पर भारी कर यहाँ पे नहीं वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं हम लोग कि मुगलों के आक्रमणों के बाद स्वैच्छिक दानादि को मालगुजारी के रूप में नियमित कर बनाया था। ये ऑप्शन भले ही सही, कथन सत्य भले ही है लेकिन यहाँ पे छांटना क्या आपको, असत्य छांटना है। तो आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि मुगलों की नजराना जो है मांग के बाद ही स्वैच्छिक दान जो क्या मालगुजारी में बदला। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको आप लोग। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है और हालांकि हम भले स्टार्टिंग में बोलते हैं आप लोगों को जेपीएससी पेपर 2 बोलते हैं, लेकिन ये आपका इधर जो हाल फिलहाल में जो आया है क्या, जो फॉर्म भरा गया 20 तक अंतिम डेट था उसका, झारखंड सीजीएल टेक्निकल, उसमें भी काम आएगा ये। अभी क्या आया, झारखंड 10+2 स्तरीय जो आया हुआ, जो कि हालांकि लिंक अभी साथ ओपन नहीं हुआ है, उसमें भी ये काम आएगा। झारखंड 60 नंबर का है आपका, 60 सवाल मतलब आपका है उसमें झारखंड का। 60 नंबर नहीं पता, झारखंड से 60 सवाल है, तो आपको उसमें भी काम आएगा। सर हम यहाँ स्टार्टिंग बोलते हैं नमस्कार साथियों जेपीएससी प्री में ये वो, तो उस पे नहीं, सारे में आपका काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ पाएंगे। और आप लोग को कंटिन्यू क्लास मिलेगा आप लोग, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम जहां भी रहे कहीं से भी आपको क्लास अपलोडेड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए आराम से क्लास कीजिए। तो यहाँ कहता कथन ये कहता, नागवंशी शासन व्यवस्था में शुरुआत में कोई अस्थायी सेना और नियमित कर प्रणाली नहीं थी। कारण आर की बात करते हैं, नागवंशी राजाओं का शासन तंत्र दमनकारी न होकर कबीलाई गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था, जहां राजा प्रजा का स्वामी न होकर संरक्षक था। अब यहाँ क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में आंसर भी आपका टिक आउट हो गया है, इसे बोलना ही क्या है। खैर आप लोग बता ही दीजिए ईमानदारी पूर्वक यदि आप लोग पढ़े हैं तो। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आपका। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं, सही क्यों है ये और आर दोनों सही है। तो आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, आर जो है ये किसी सही व्याख्या करता है, इसकी सही व्याख्या करता है। ये क्या कहता है, नागवंशी शासन व्यवस्था में शुरुआत में कोई अस्थायी सेना और नियमित कर प्रणाली नहीं थी। आर क्या कहता है, कारण क्या बता रहा है, नागवंशी राजाओं का शासन तंत्र दमनकारी न होकर कबीलाई गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था, जहां राजा जो है प्रजा का स्वामी न होकर संरक्षक था। इसलिए आर जो है सो ए का क्या करता है, सही व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं
पर प्रारंभ में कबीलाई जो था लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण राजा केवल संरक्षक था। राजा क्या था? केवल संरक्षक था। राजा क्या था? केवल संरक्षक था। इसलिए नियमित सेना बकर की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ी। इसलिए आर जो है किसकी? ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखते हैं बी क्यों गलत है। यहाँ पे कहता है बी क्या कहता है यहाँ पे, ए और ए जो और ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि सीधे तौर पर एक के क्यों का उत्तर देता है। यानी कि गलत यहाँ पे क्या है? ये ऑप्शन भी आपका गलत है। सी क्या कहता है? ये सही है परंतु आर गलत है। ये भी गलत। आर जो है पूरी तरह ऐतिहासिक यहाँ पे सही नहीं है। डी कहता है ये गलत है परंतु आर सही है। यानी कि बिल्कुल ये तो सही है, ये जो है आपका कथन जो ये सही है। शुरुआती नागवंशी काल में सेना या कर यहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागवंशी राज्य पर मुगल प्रभाव के संदर्भ में कोकरा या खुखरा अभियानों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? कथन एक, इब्राहिम खान द्वारा दुर्जन साल पर आक्रमण और बंदी बनाना। ऑप्शन कथन दो, शाहबाज खान द्वारा मधुकर शाह पर आक्रमण। कथन तीन, यूसुफ खान रिजवी द्वारा छोटानागपुर पर मुगल आधिपत्य का विस्तार। सही कूट चुने। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी 2 1 3। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपने अपने जवाब को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 क्या कहता? नागवंशी राज्य पर मुगल प्रभाव के संदर्भ में कोकरा या खुखरा अभियानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 कहता है शाहबाज खान द्वारा मधुकर शाह पर आक्रमण, यानी कि ये। और उसके बाद क्या था? तीसरा, यूसुफ खान रिजवी द्वारा छोटानागपुर पर मुगल आधिपत्य का विस्तार। और पहला क्या कहता है इसमें? इब्राहिम खान द्वारा दुर्जन साल पर आक्रमण और बंदी बनाना। लास्ट में चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। एक ही बात पहले करेंगे हम लोग। ये गलत क्यों कि इब्राहिम खान का जो आक्रमण जो था 1615 ईस्वी के सबसे अंत में, इब्राहिम खान का जो है कब आक्रमण? 1615 ईस्वी में हुआ। अब बी सही क्यों कि शाहबाज खान जो है 1585 ईस्वी, शाहबाज खान जो है, शाहबाज खान कितना 1585 ईस्वी में, और यूसुफ खान रिजवी 1500 से 90 से 92, और उसके बाद इब्राहिम खान कब? 1615 ईस्वी। याद रखिएगा इसी कालक्रम को। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कह सकता है ऐसे भी कि यूसुफ खान का अभियान प्रारंभ प्रथम नहीं था और दूसरे साल पर आक्रमण यूसुफ खान के बाद ही हुआ था। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नागवंशी शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा पद या अधिकारी राजा के खास महल यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले गांव की देखरेख और अनाज संग्रह से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए ओहदार, ऑप्शन नंबर बी भंडारी, ऑप्शन नंबर सी महतो, ऑप्शन नंबर डी पाहन। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा 2 3 4 सवाल पीछे ही हम लोग। अभी इसके आंसर को हम लोग देखें। ऑप्शन नंबर बी भंडारी। याद है आप हम लोग पढ़े भी इसको, भंडारी। इसके विश्लेषण को देखते हैं। भंडारी जो है राजा की प्रत्यक्ष भूमि, राजा की प्रत्यक्ष भूमि से राजहंस या खास गांव, राजहंस या खास गांव की कृषि और अन्न भंडारण का प्रभाव देता कि कृषि और भंडारण का प्रभारी होता था। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग क्या देखेंगे, विश्लेषण को देख लेते हैं। ओहदार जो है जागीरदारों या कर वसूल से जुड़े अधिकारियों का पद था। ओहदार जो है जागीरदारों या कर वसूली से जुड़े अधिकारियों का पद था, से जुड़े अधिकारियों का पद था। ऑप्शन नंबर सी महतो की बात कर लेते हैं हम लोग। महतो गांव का प्रशासनिक और मुखिया स्तर का प्रमुख होता था। गांव का प्रशासनिक व मुखिया स्तर का प्रमुख होता था।
होता था। पाहन की बात, ऑप्शन नंबर डी की पाहन की बात कर लेते हैं लोग। पाहन जो है गांव का धार्मिक और पूजा पाठ संबंधी प्रमुख होता था। पाहन जो है गांव का धार्मिक एवं पूजा पाठ से संबंधित प्रमुख होता था। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। 1793 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का नागवंशी शासन व्यवस्था पर सबसे घातक प्रभाव क्या पड़ा? ऑप्शन नंबर ए, नागवंशी राजाओं को राज्य छोड़कर भागना पड़ा। ऑप्शन नंबर बी, नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और वे मात्र कर संग्राहक यानी कि जमींदार बन गए। ऑप्शन नंबर सी, नागवंशियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य विद्रोह कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा व्यवस्था को अंग्रेजों ने पूर्णतः कानूनी मान्यता दे दी। चलिए जल्दी से आप लोग अपने अपने सवाल का आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और मात्र वे जो है मात्र जो कर संग्रह यानी कि जमींदार बन गए। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त, 1793 के परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ पे 1793 के अस्थायी बंदोबस्त ने प्रशासनिक अधिकार क्या किए? छीन लिए और वे केवल क्या बनकर रह गए? जमींदार बनकर रह गए। क्या हो जाता है यहाँ पे? केवल वो जमींदार बनकर रह जाते हैं। बाकी अन्य विकल्प की भी विश्लेषण को देते हैं। नागवंशी राजाओं को राज्य छोड़कर भागना पड़ा, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो नागवंशी राजा जो है राज्य छोड़कर नहीं भागे बल्कि अंग्रेजों के अधीन क्या बने? जमींदार बने रहे। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं हम लोग। नागवंशियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य विद्रोह कर दिया, यानी नागवंशी राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष सैन्य विद्रोह नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा व्यवस्था को अंग्रेजों ने पूर्णतः कानूनी मान्यता दे दी। इसकी विश्लेषण को देखते हैं लोग। तो अंग्रेजों ने पढ़ा व्यवस्था को कानूनी मान्यता देने की वजह उसे शक्तिहीन कर दिया था। क्या कर दिया था उन्होंने? शक्तिहीन कर दिया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नागवंशी राजाओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की जागीरों या जमीनों के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। कथन एक, कॉर्पस जागीर यानी कि राजा के छोटे भाइयों या रिश्तेदारों को जीवन यापन के लिए दी गई जमीन। ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है, पढ़ने में बाय मिस्टेक हुआ। फिर से देखते हैं। नागवंशी राजाओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की जागीरों या जमीनों के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। कथन एक, कॉर्पस जागीर यानी कि राजा के छोटे भाइयों या रिश्तेदारों को जीवन यापन के लिए। कथन दो कहता है दी गई जमीन देवोत्तर ब्राह्मतर जागीर, पूजा पाठ और पूजा स्थलों के रख रखाव हेतु दी गई कर मुक्त जमीन। कथन तीन कहता है सेवावृत्त जागीर यानी कि राज्य के कर्मचारियों और सैनिकों को उनकी सेवाओं के बदले दी गई जमीन। सही कूट चुने। ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी केवल दो और तीन, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और तीन, ऑप्शन नंबर डी एक, दो और तीन सभी। चलिए इसका आंसर को जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हम सवाल को फिर से दोहराएं। नागवंशी राजाओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की जागीरों या जमीनों के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। कॉर्पस जागीर, राजा के भाइयों या रिश्तेदारों को जीवन यापन के लिए दी गई जमीन। कथन दो कहता है यहाँ पे कि देवोत्तर या ब्राह्मतर जागीर यानी कि पूजा पाठ और पूजा स्थलों के रख रखाव हेतु दी गई कर मुक्त जमीन। कथन तीन कहता सेवावृत्त जागीर यानी कि राज्य के कर्मचारियों और सैनिकों को उनकी सेवाओं के बदले दी गई जमीन। सही कूट चुने। केवल ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी केवल दो और तीन, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और तीन, ऑप्शन नंबर डी एक, दो और तीन। तो ऑप्शन नंबर डी एक, दो और तीन आपका सही जवाब है। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। तीनों ही युग्म इसमें क्या है? एक, दो और तीन इसमें अपने अपने विवरण के साथ इसमें क्या है? पूर्णतः सत्य है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नागवंशी शासक भीमकर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की।
ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने बरवा के युद्ध में सरगुजा के हाहे वंश यानी कि रछेल राजा को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने वसुदेव की मूर्ति प्राप्त की और भीम सागर जलाशय का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने राजधानी पोखरा से बदलकर दोईसा स्थानांतरित की थी। सवाल को फिर से दोहरा, नागवंशी शासक भीम कर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने बरवा के युद्ध में सरगुजा के हाय वंशी यानी कि रछेल राजा को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने वसुदेव की मूर्ति प्राप्त की और भीम सागर जलाशय का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने राजधानी पोखरा से बदलकर दोईसा स्थानांतरित की थी। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने राजधानी पोखरा से बदलकर दोईसा स्थानांतरित की थी। पहले हम लोग बात करेंगे पहले इसमें कौन सा सत्य है, असत्य तो खुद ही खुद निकल जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। ये कथन सत्य है, भले असत्य यहाँ पे छाटना, यानी भीम कर्ण पहले नागवंशी राजा थे। भीम कर्ण कौन थे? नागवंशी राजा थे। इन्होंने बाद में इन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन इसके हिसाब से गलत है, मतलब कि सही है, यहाँ पे गलत को चुनना थी। कथन क्या था आपका? सही था, लेकिन हम लोग को गलत चुनना है। इन्होंने बरवा के युद्ध में सरगुजा के हाय वंशी यानी रछेल राजा को पराजित किया था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अनुसार क्या है? ये गलत कथन है, यानी कि हम लोग को गलत ही चुनना, हालांकि वो सही है, लेकिन हमको गलत ही छाटना है। तो बरवा के युद्ध में रछेलों को हराकर वासुदेव की मूर्ति यहाँ पे इन्होंने जीती थी। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की और भीम सागर जलाशय का निर्माण कराया, यानी कि भीम सागर का निर्माण भीम कर्ण द्वारा यहाँ पे कराया गया था। किसके द्वारा? भीम कर्ण के द्वारा यहाँ पे कराया गया था। तो इसके अनुसार से क्या है? सही है, लेकिन हम लोग को गलत कथन चुनना है। तो इन्होंने राजधानी पोखरा से बदलकर दोईसा स्थानांतरित की थी, यानी भीम कर्ण ने राजधानी सुत्याम्बे से पोखरा बदली थी, लेकिन दोईसा नहीं, यानी दोईसा नहीं। इसलिए कथन क्या है? गलत। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे सवाल को चलते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा पंच के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह केवल राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी, यह अंतर ग्रामीण यानी कि इंटर विलेज विवादों का निपटारा करने वाली सर्वोच्च पारंपरिक लोकतांत्रिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर सी, संस्था का कार्य केवल मुगलों को कर एकत्र करने के देना था। ऑप्शन नंबर डी, इसमें केवल और गैर आदिवासी सदस्यों को ही शामिल किया जाता था। हम सवाल को फिर से दोहरा रहे हैं, आप लोग तब तक पढ़िएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा पंच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह केवल राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों की एक संस्था थी। यह अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करने वाली सर्वोच्च पारंपरिक लोकतांत्रिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर सी, संस्था का कार्य केवल मुगलों को कर एकत्र करके देना था। ऑप्शन नंबर डी, इसमें केवल गैर आदिवासी सदस्यों को ही शामिल किया जाता था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करने वाली सर्वोच्च पारंपरिक लोकतांत्रिक संस्था थी। यानी पढ़ा पंच जो है, दो या अधिक गांवों के बीच विवाद सुलझाने वाली शीर्ष पारंपरिक सभा थी। यानी कह सकते इसमें कि दो या अधिक गांवों के बीच, दो या अधिक गांवों के बीच विवाद सुलझाने वाली, विवाद सुलझाने वाली क्या थी? पारंपरिक सभा थी, पारंपरिक सभा थी। चलिए हम लोग अन्य विकल्प की विश्लेषण को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं कि यह केवल राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों की एक संस्था थी। तो ये कथन गलत है, क्योंकि यह राजा द्वारा नियुक्त नहीं बल्कि ग्रामीणों की पारंपरिक संस्था थी। किसकी? ग्रामीणों की पारंपरिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी तो देख लिया हम लोग। ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात कर लेते हैं। इसका कार्य न्याय एवं व्यवस्था बनाए रखना था, कर वसूलना नहीं। यानी संस्था का कार्य केवल मुगलों को कर एकत्र करके देना था। गलत कथन है। क्यों गलत कथन है? क्योंकि इसका कार्य था न्याय एवं व्यवस्था बनाए रखना था, कर वसूलना नहीं। इसका काम क्या था? न्याय और व्यवस्था बनाए रखना था, कर वसूलना नहीं। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, इसमें केवल गैर आदिवासी सदस्यों को शामिल किया जाता है। कथन क्या आपका गलत है। क्यों है? यह मूलतः मुंडा नागवंशी समाज की पारंपरिक व्यवस्था थी। जो था देखा जाए तो मुंडा नागवंशी समाज की पारंपरिक व्यवस्था थी, व्यवस्था थी। तो बस आज इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और बात, आप लोग को झारखंड करंट अफेयर्स भी आप लोग को भी एक अलग प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप वहां से आप झारखंड का करंट अफेयर जो एक साल बैक, मतलब कि हम 2025 से स्टार्ट करेंगे, तो
तो आप लोग को कल से आप लोग को झारखंड करंट अफेयर्स भी आप लोग को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।